नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानूधने सीरीज में। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम हमारे अगले 5 वीडियोस की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा फोकस रशिया पे होगा, यूरेशिया पर होगा, ईरान पर होगा, इजराइल पर होगा। और इसके थ्रू हम बहुत सारे करंट इवेंट जैसे कि जो ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन का बहुत ही डेडली वॉर है और ईरान के साथ जो अमेरिका का खेल चल रहा है, जिसमें अब एंड गेम दिखने लगा है, इस पर हम काफी फोकस कर पाएंगे। तो आप अपडेट भी होंगे, एंजॉय भी करेंगे। तो यहां से लेके सैटरडे तक मैं ये पूरे 5 लेक्चर की सीरीज कंप्लीट करा दूंगा। रशिया यूक्रेन डेडली गेम, ये हमारा आज का टॉपिक है। दोस्तों, इस वक्त एज वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध है वो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। क्योंकि जब यूक्रेन ने सीधे मॉस्को पे हमला किया, हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स, उसके बाद से रशिया लगातार यूक्रेन पर घातक हमले करते जा रहा है और किसी भी वक्त स्थिति हाथ से निकल सकती है। ईरान का झगड़ा तो खैर चल ही रहा है। तो आइए टोटलिटी में समझते हैं कि ये रशिया यूक्रेन का झगड़ा, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। एक्चुअली ये बहुत पुरानी, 1000 साल पुरानी कहानी है, जो मैं आपको कुछ ही मिनटों में समझा दूंगा। तो अंत तक बने रहिएगा, सेशन को पूरा एंजॉय कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ें तुरंत। यस सर। रूस और यूक्रेन का खूनी खेल। दोस्तों, हमारी जो 5 वीडियोस की सीरीज आज से शुरू हो चुकी है। पहला आपके सामने है, अगला वीडियो होगा ईरान वॉर एंड गेम, आखिर ये कहां जाके समाप्त होगा। वैसे अब समझ में आने लगा है, इजराइल इन अमेरिका, अमेरिका पर इजराइल का इतना नियंत्रण क्यों है। लेबनान एंड इजराइल, इजराइल क्या कर रहा है लेबनान के साथ और दुनिया उसे रोक क्यों नहीं पा रही है। और अंत में यूरोप एंड द ज्यूज, यूरोपियों का यहूदियों के प्रति इतनी सिंपैथी क्यों है, उसके ऐतिहासिक कारण क्या हैं। तो ये हैं हमारे अगले 5। साथियों, यूक्रेन और रूस हमारे ग्लोब में इस स्केल के दिखाई देते हैं। ये इनका एक्चुअल 2 स्केल है। ये है रशिया, ये है यूक्रेन। और अगला मैं आप दिखाऊंगा, ये नॉट 2 स्केल है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि ये 2 स्केल है। देखिएगा ध्यान से, तो ये जो दोनों देश हैं, बड़े प्यारे देश हैं। यूक्रेन छोटा देश है, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, मल्टीपल टाइम जोन्स वाला। इनके ऐतिहासिक रूट एक समान है, लेकिन 13वीं सदी में मंगोलों के भयानक आक्रमण के बाद यूक्रेन का इतिहास एक अलग दिशा ले लेता है और रूस का इतिहास एक अलग दिशा ले लेता है। उसके पहले ये एक ही थे, केवन रुस नाम की जगह से ये पूरा इतिहास इनका शुरू हुआ। और जो एथनिक ट्राइब्स ने यूक्रेन और रूस बसाया वो थी स्लाव, द स्लाविक ट्राइब्स। तो स्लाव्स और स्लाविक ट्राइब्स ने यूक्रेन और रूस बसाया था, लेकिन मंगोलों के 13वीं सेंचुरी के आक्रमण के बाद इनके इतिहास बदल गए। और खैर 1991 के बाद तो आपको पता ही है, सोवियत संघ का पतन होता है और उसके बाद एक बहुत ही अनईजी कोएग्जिस्टेंस होता है और यूक्रेन मूर्खतापूर्ण तरीके से 1994 में अपने परमाणु हथियार सरेंडर कर देता है। हालांकि उनके कोर्स सोवियतों के पास, रूसियों के पास थे, लेकिन फिर भी अगर वो अपने पास रखता तो शायद ये युद्ध ही कभी नहीं होता, जैसा कि आज सब मानते हैं। तो ये इनकी मोटी मोटी कहानी आपके सामने है। आज की तारीख में रशिया 1.7 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर वाला दुनिया का सबसे भीमकाय देश है। हालांकि उसका बहुत बड़ा हिस्सा बंजर है, साइबेरिया है, एक स्नोई डेजर्ट है। और यूक्रेन जो है वो मात्र 6 लाख वर्ग किलोमीटर का एक छोटा देश है। और ये दोनों का अपना एक सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक का फॉर्मेट है। और 2022 के युद्ध के बाद स्थितियां बहुत भयानक हो गई हैं। तो इस युद्ध में एक्चुअल स्थिति क्या हुई? फरवरी 2022 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 8 डे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहते हुए रूसी सेना को कीव की तरफ बढ़ाया। तब उन्हें यह शायद लग रहा था कि 8 दिन या 1 महीने में यूक्रेन उनकी मुट्ठी में आ जाएगा। 4.5 साल हो चुके हैं, दोनों पक्षों के दसों लाखों लोग मारे जा चुके हैं, भयानक तबाही हो चुकी है और किसी को नहीं पता कि अंत कहां जाके होने वाला है।
यह है आज की कहानी रशिया और यूक्रेन की। तो दोस्तों, यह यूक्रेन का मानचित्र है और यहां आप देख रहे हैं क्रीमियन पेनिनसुला। तो ये जो क्रीमियाई प्रायद्वीप है, इसे सोवियत संघ बनने के बाद यूक्रेन को हैंडओवर किया गया था और वो रशिया ने वापस ले लिया है। तो इसको लेके भयानक झगड़ा है। आइए मैं आपको पहले इसका सरल इतिहास बताता हूं इन दोनों का, और उसके बाद विस्तृत इतिहास भी बता दूंगा। मैंने आपसे कहा था कि क्या आप लोग एक हिस्ट्री का पूरा पेड कोर्स मेरे साथ पढ़ना चाहेंगे। बहुत बढ़िया रिस्पांस लोगों ने दिया कि बिल्कुल पढ़ना चाहेंगे। तो मैंने उसकी आउटलाइन बनाना शुरू कर दी है। उसको मैं जीरो से पूरा रेस करूंगा। हालांकि मैं इतिहास लंबे समय से पढ़ाता आया हूं और आने वाले दिनों में मैं उस स्पेसिफिक प्रीमियम पेड कोर्स जो हिस्ट्री पे होगा उसकी पूरी की पूरी डिटेल आपको शायद 1 या 2 हफ्तों में दे दूंगा। सो द गुड न्यूज इज आई एम मेकिंग दैट कोर्स, और वो कोर्स अगले 1 साल में धीरे 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 बनेगा, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, मैं सब कुछ कवर करूंगा। तो वो एक बहुत बड़ा कोर्स होगा और वो सिर्फ एग्जाम्स के लिहाज से नहीं होगा, वो नॉलेज के लिए होगा। एग्जाम्स में तो खैर नॉलेज ही काम आता है। तो गुड न्यूज इज आई एम ब्रिंगिंग दैट कोर्स। तो जरा कमेंट थ्रेड में थोड़े प्यार भरे उद्गार आपके मिल जाए तो दिल बल्ले बल्ले हो जाए। साथियों, ये सारे के सारे स्लाव एथनिक ट्राइब्स रहे हैं, स्लाविक रूट्स। इनकी शुरुआत कैवन रुस नाम की जगह से हुई, लेकिन 13वीं सदी में चंगेज खान के मंगोलों ने सब कुछ तबाह कर दिया। उसके बाद इनकी राहें बदल गईं। यूक्रेन अपनी राह पे अलग निकल गया, रूस अपनी राह पे अलग निकल गया और उसका केंद्र बिंदु बन गया मॉस्को। यूक्रेन की बहुत ही उथल पुथल भरी अलग अलग एम्पायर्स की होती हुई एक नेशनल आइडेंटिटी धीरे धीरे बनना शुरू हुई। उसमें कुछ पोलैंड के हिस्से, कुछ लिथुआनिया के हिस्से, कुछ ऑटोमन एम्पायर के हिस्से सारे जुड़ते चले गए। हमारी इस ग्लोबल अफेयर की सीरीज में, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको एक बार देखनी चाहिए, हम आगे चल के ऑटोमन एम्पायर और जियोपॉलिटिक्स ऑफ तुर्की पे भी बात करेंगे। और वो एक बहुत बड़ा एम्पायर था, सदियों तक चला, तो हम उसकी बात करेंगे। और मेरा जो हिस्ट्री का मैं कोर्स लाऊंगा उस पर तो डेडिकेटेड सेशंस ऑटोमन एम्पायर पे अलग से बनेंगे। मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट। तो भाई, रशिया का यह कहना है कि यूक्रेन और हम तो हमेशा से एक रहे, सोवियत में भी एक थे, और अब यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनकर यूरोप में जाने की बातें क्यों कर रहा है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो व्लादिमीर पुतिन ने मन बना लिया है कि यूक्रेन को छोड़ना ही नहीं है, और उसके लिए सारा दोष यूरोपियन यूनियन और नाटो को दिया जा रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये 5 बिंदु आप याद कर लेना, जो मैं भी 2 बार समझा चुका हूं। आपके सामने कुछ सेकंड में दिखा देता हूं। अगर कोई आपसे पूछे कि यूक्रेन और रूस की बिल्कुल क्विक हिस्ट्री बताओ जिसका अंत ये आज के युद्ध में हो, तो ये हैं वो 5 पॉइंट भैया। ठीक है, क्लियर? कहीं कोई डाउट तो नहीं? पूरी तरह क्लियर? अब अगर इन्हीं 5 पॉइंट्स को हम थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे तो वो इस तरह के 10 बिंदुओं में एक्सपैंड हो जाएंगे। तो ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैंने उन्हीं 5 पॉइंट्स को आगे बढ़ के किया है। फिर भी मैं बता देता हूं, इतिहास एक बहुत ही मजेदार और एक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। और कैवन रूस मीडिएवल स्टेट, जो आज की राजधानी कीव है, वहां पे था भैया, वहां से कहानी शुरू हुई। लेकिन जैसे मैंने कहा, मंगोलों ने सत्यानाश कर दिया, दोनों को तोड़ दिया। मॉस्को उत्तर पूर्व में बनना शुरू हो गया, जो बाद में मस्कवी बना। फिर रूसी जार वहां पे आए और फिर रूसी एम्पायर आया। रूसी एम्पायर वही जिसका अंतिम राजा था निकोलस रोमानोव द्वितीय, जिसको लेनिन ने कम्युनिस्ट क्रांति करके उखाड़ फेंका था। रोमानोव डायनेस्टी का 1917 के बाद पतन हो गया और 1924 में सोवियत यूनियन बन गया। तो हम उसी रोमानोव डायनेस्टी की, यहां रशियन एम्पायर के आखिरी जार की बात कर रहे हैं, जिसको येकातेरिनबर्ग में गिरफ्तार करके मार दिया गया था। यूक्रेन, लिथुआनिया, पोलैंड, ऑटोमन, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस, इन सब के दबावों के बीच आगे बढ़ता गया और कोसैक एरा इनकी मेन आइडेंटिटी बन गई। मिलिट्री फ्रीडम, सेल्फ रूल वगैरह। वही चीज आज 2022, 23, 24, 25, 26 में सामने रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन 1700 समाप्त होते होते यूक्रेन ज्यादातर रूसी एम्पायर के अंदर ही था, और यूक्रेन, जो पश्चिमी यूक्रेन था, वो ऑस्ट्रिया के इन्फ्लुएंस में था। इसी बात से पुतिन आज भी चिढ़ते हैं कि आप
आज भी उसी विरासत को क्यों जी रहे हो? पूरे के पूरे यूरोप से कट के अलग हो जाओ और हमारे साथ मर्ज हो जाओ, यही उनकी सिंपल मांग है। अब आप बोलेंगे ऐसा उन्होंने कब कहा कि मर्ज हो जाओ? आप याद कीजिए, व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत इमोशनल और लंबा भाषण आया था जिसमें उन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव पे निशाना साधते हुए कहा था कि सोवियत यूनियन का विघटन करवाना ही एक सबसे बड़ी गलती थी, और वो एक काफी डरा देने वाला स्पीच था। लेकिन उसके बाद फिर युद्ध हुआ। यूएसएसआर में यूक्रेन फॉर्मली सोवियत रिपब्लिक था लेकिन मॉस्को से कंट्रोल होता था। पुतिन को ये दिन बहुत याद आ रहे हैं, इसीलिए युद्ध हुआ। 1991 में यूक्रेन स्वतंत्र हो गया और रशिया बन गया रशियन फेडरेशन। और आज पुतिन चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और यूक्रेन मेरा ही हो जाए। आइए अब थोड़ी सी बात हम रूस की कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया कि मंगोलों की वजह से इन दोनों की दिशा अलग अलग हो गई थी। यूक्रेन एक दिशा में निकला था और रूस दूसरी दिशा में। तो हम 800 साल पुरानी बात कर रहे हैं यहां पे। तो रूस किस दिशा में निकला था? आइए 1 मिनट उस पर बिता लेते। मजा आ रहा है ना लेक्चर में? मजा आ रहा है? अभी के भी लाइक कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रूस का जो अर्ली हिस्टोरिकल नैरेटिव है वो भी केवल रूस के साथ ही कनेक्टेड है, लेकिन बाद में धीरे 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 सारा सेंटर मस्कोवी यानी मॉस्को की तरफ निकल गया। मॉस्को वॉज द सेंटर ऑफ मस्कोवी, expanded the power and eventually became the core of the Russian state itself। प्यारे दोस्तों, ये जो पूरा स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है ये जियोपॉलिटिकल एकेडमिक थ्योरी में केंद्र बिंदु में होता है कि स्टेट क्या होता है और स्टेट का नेशन से क्या रिश्ता होता है और स्टेट का कंट्री से क्या रिश्ता होता है, आदि आदि आदि। बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं उसके ऊपर। हालांकि मॉडर्न स्टेट की शुरुआत तो वेस्टफेलिया की ट्रीटी से हुई थी आज से 400 साल पहले यूरोप में। तो जो आज हम स्टेट स्टेट बोलते हैं वो दरअसल वेस्टफेलिया ट्रीटी यूरोप की देन है। अब ये जो रूसी एम्पायर बना जिसमें रोमानोव डायनेस्टी आखिरी थी, वो साइबेरिया, कॉकेसस, सेंट्रल एशिया, बाल्टिक सब तरफ फैलता चला गया। आपको जान के आश्चर्य होगा, ब्रिटेन जब भारत यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, पूरे साउथ एशिया पर कब्जा जमा के बैठा था, तो आपको पता है ब्रिटेन का सबसे बड़ा डर क्या था? कि रशियन एम्पायर भारत पे हमला बोल देगा। उसको कहते थे द बिग गेम। क्या कहते थे? द बिग गेम। इसलिए अफगानिस्तान को बफर बनाने की कोशिश में ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पे चढ़ाई की थी और अफगानों ने सारे ब्रिटिशर्स को मार दिया था, एक या दो को छोड़ के, कि जाके बता देना हमने क्या किया तुम्हारे साथ। और रशिया और ब्रिटेन के बीच अफगानिस्तान एक तरह का बफर बना हुआ था। इतिहास में जाते हैं तो आज के ग्लोबल अफेयर को समझना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन समय का पहिया घूमता रहता है। व्लादिमीर इलियच इलियानोव लेनिन कम्युनिस्ट क्रांति ले आते हैं, उसके बाद सोवियत यूनियन बनता है जो 1991 में पतन हो जाता है। ग्लोबल अफेयर की मेरी प्लेलिस्ट में कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर पे पूरा वीडियो है, देख लीजिएगा, आपको ये कहानी पता चल जाएगी। ठीक है, मजा आया अभी तक? तो ये है पूरी कहानी। अर्ली रूट्स एंड शिफ्टिंग सेंटर्स, असेंडेंस ऑफ मॉस्को 14वीं, 15वीं, 16वीं सदी में मंगोल हमलों के बाद, रूसी एम्पायर 17वीं सदी से 1917 तक, सोवियत यूनियन 1917 से 1991 तक, और रूसी फेडरेशन वही पुतिन वाला जो आज तक है। ये रही इनकी कहानी। तो भाई जब सोवियत यूनियन जिंदा था तो यूक्रेन और रूस के रिश्ते कैसे थे ये आपके सामने है। ये दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज तो नहीं थे ना, लेकिन यूएसएसआर के अंदर जो भी था उसे एक रिपब्लिक कहा जाता था, सोवियत रिपब्लिक। सोवियत का क्या मतलब होता है? वर्कर्स कमिटी। सोवियत का लिटरल मतलब यह है। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, क्योंकि वहां जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है वो फैक्ट्रियों वाला था, वहां का कम्युनिज्म फैक्ट्रियों वाला कम्युनिज्म था, इसलिए वर्कर्स। तो अगर वर्कर कमिटी है सोवियत, चाइना में वैसा नहीं था। चाइना में किसानों ने, पेजेंट्स ने रेड आर्मी बनाई थी। तो चाइनीज कम्युनिज्म किसानों का कम्युनिज्म था, सोवियत कम्युनिज्म इंडस्ट्रियल वर्कर्स का कम्युनिज्म था। ये दोनों के बीच में बहुत फंडामेंटल फर्क है, इसलिए कभी भी स्टालिन ने माओ को अपने बराबर नहीं माना था जब तक वो जिंदा थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने यूक्रेन को तबाह कर दिया क्योंकि नाजियों ने वहां भयानक हत्याकांड किए। उसके बाद
यूएसएसआर का सबसे समृद्ध हिस्सा यूक्रेन बन गया। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मिलिट्री, साइंस, और फाइनली 1954 में सोवियत अधिकारियों ने क्रीमियाई पेनिनसुला को रूस से लेके यूक्रेन को दे दिया, जो पुतिन ने फिर वापस ले लिया। आपको यह क्रीमिया का बैकग्राउंड समझ में आया होगा। 1980 और 91 में यूक्रेन में राष्ट्रवाद की भावना पनपी कि हम सोवियत का हिस्सा क्यों रहे, हमें तो अकेले अपनी राह जाना है। यह है इसकी पूरी चित्र में कहानी। मजा आ रहा है आपको? अब जब यह पूरा इतिहास आपने समझ लिया तो आपको इस युद्ध के मूल कारण क्या हैं वो भी समझ आई गए होंगे। तो आज के युद्ध को हमें जब ग्लोबल अफेयर में समझना होता है तो हमें हमेशा उन धागों को पीछे जाके देखना चाहिए जो इसका प्रेसिपिटेटिंग कारण बनते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा यह रहता है, और हमारी ये सीरीज एनालिटिकल सीरीज है, सिर्फ टैक्टिकल और फैक्चुअल नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपने सीरीज को इतना प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। तो दोस्तों, ये यूक्रेनियन एसएसआर था, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और क्रीमिया इनको ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन बाद में पुतिन ने उसके ऊपर धावा बोल दिया। तो 91 के बाद क्या हुआ? रशिया ने यूक्रेन की स्वतंत्रता को मान्यता तो दे दी, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि खुद सोवियत ही कोलैप्स हो चुके थे। यूक्रेन ने बड़ी नादानी दिखाते हुए जो न्यूक्लियर वेपन यूएसएसआर से मिले थे, बुडापेस्ट मेमोरेंडम 1994 में रशिया को वापस कर दिए। और यह बहुत बड़ी गलती हो गई। उस वक्त रूस ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने यूक्रेन को वादा किया था कि तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी हमारी है। तो वो जो 10 बड़े न्यूक्लियर वेपन्स थे वो सारे रशिया को वापस कर दिए। हालांकि ये कहा जाता है कि उनके कोड उस वक्त भी रूसियों के पास थे, तो वो रख भी लेते तो ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन अब वो एक डिबेट का मुद्दा है। यूक्रेन की राजनीति उसके बाद यूरोप रशिया इन दोनों के बीच में झूलती रही। 2004 में ऑरेंज रेवोल्यूशन आया, 2014 में यूरो मैदान रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी आया। इन सभी क्रांतियों पर आरोप ये लगे कि पश्चिमी ताकतें ये कलर रेवोल्यूशन करवाती थी ताकि रूसी प्रभाव को रोका जा सके और किसी भी रूसी पिट्ठू को, उनके पपेट को यहां का प्रेसिडेंट बनने से रोका जा सके। और ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स लंबा चेन ऑफ इवेंट्स है, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, उसके बाद रशिया ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जो मैंने आपको बताया कि पहले यूक्रेन को हैंड ओवर किया गया था, याद है ना आपको। और फाइनली 2014 में इनका पहला युद्ध हुआ। 2022 में 2014 का छोटा युद्ध था, क्रीमिया एनेक्सेशन और डॉनबास वाला। 2022 में तो मैं यूक्रेन को ही समाप्त कर दूंगा कहते हुए पुतिन वहां घुसे, और जो घुसे तो आज तक निकल ही नहीं पाए क्योंकि यूक्रेन ने लड़ना शुरू कर दिया। तो यह कहानी है एक बहुत ही ट्रबल्ड रीजन की, जिसमें यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता चाहता है, नाटो से जुड़ना चाहता है, और रशिया यह बोल रहा है कि ऐसे कैसे, मैं क्या जॉब छोड़ दूं। और यह लड़ाई लाखों लोगों को लील चुकी है। साथियों, आप सबको हम वेलकम करते हैं हमारे शानदार एआई टर्बो चार्जर कोर्स में। 13 जून को सुबह 8 बजे से यह कोर्स शुरू होगा। 12 घंटे में आपको एआई की प्रैक्टिकल लर्निंग मिलेगी। ऐसा कोर्स ना आपने कहीं देखा होगा ना किया होगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अभी के अभी हमारे कोर्स की वेबसाइट turbocharger.billionox.ai को क्लिक कीजिए, नीचे लिंक में दी है। पूरे कोर्स की जानकारी ले लीजिए, उसमें मेरा एक्सप्लेनेटरी वीडियो अलग से है, उसको देख लीजिए, और आज के आज एनरोल करें। प्यारे दोस्तों, आप अभी के अभी एनरोल करेंगे तो टर्बो 10 इंसेंटिव कोड आपके लिए उपलब्ध है। 3 जून को यह कोड समाप्त हो जाएगा, 3 जून, और कोड से हमारा 13 को। आई वेलकम यू टू स्टार्ट अ न्यू ब्यूटिफुल जर्नी इन एआई। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे ज्वाइन का बटन है। बहुत खूबसूरत लेवल्स हैं, आपको कोई ना कोई लेवल पसंद आएगा, आज के आज ज्वाइन कीजिए और सैकड़ों अच्छे लर्नर्स के साथ एक कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, जिसमें हमारे इकोनॉमिक रैकर्ड्स भी चल रहे हैं। डेली हमारी टीम एक अपडेट का मेल भेजती है, अगर वो चाहिए तो इसे स्कैन करके जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर द पेशेंट लिसनिंग। अब ये 2022 का रक्त रंजित युद्ध जो अभी तक चलता ही चला जा रहा है,
24 फरवरी को व्लादिमीर पुतिन एक छोटे से 8 दिन के हमले के लिए यूक्रेन में प्रवेश करते हैं और तब सारी दुनिया में सनसनी फैल गई, क्योंकि आधुनिक युग में इस तरह के हॉट वॉर हुआ नहीं करते थे। अब तो खैर ईरान का भी युद्ध चल रहा है, इतना बड़ा युद्ध वहां है, तो हम तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के भीतर ही हैं। उस पर मैंने पहले भी आपसे बात की थी। तो इस पूरे युद्ध को दुनिया ने बहुत खतरनाक सिग्नल के रूप में देखा और कीव पर कब्जा करने की पुतिन की नीति पूरी तरह से विफल हो गई, क्योंकि यूक्रेन के 6 करोड़ लोग एक हो गए और उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। अब बात सिर्फ यूक्रेन की नहीं है, यूरोप और अमेरिका को यह लगा कि अगर हमने अभी यूक्रेन को गिरने दिया तो पुतिन को आगे रोक पाना असंभव होगा और वो यूरोप में और अंदर घुसेंगे। बहुत सारे अमेरिकन जियोपॉलिटिकल स्कॉलर्स ने इसको कोरी बकवास बताया है कि पुतिन का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो अंदर तक घुसे, वो सिर्फ अपना बैकयार्ड प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब वो एक एकेडमिक डिस्कशन हो गया। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप ने मिलिट्री, फाइनेंशियल, इंटेलिजेंस, ह्यूमैनिटेरियन मदद भेजी, जिस वजह से ज़ेलेंस्की अभी तक लड़ पा रहे हैं। दोस्तों, 1945 में समाप्त हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2022 से 2026 तक चलने वाला यह युद्ध सबसे भीषण युद्ध है, एंड दैट इज सेइंग सो मच। और ईरान युद्ध तो उससे भी 2 कदम आगे निकल चुका है। तो यह है कहानी यूक्रेन की। अब एक बात मैं आपको बता दूं, यूक्रेन ने ड्रोन वॉरफेयर में महारत हासिल कर ली है। रशिया को उसने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। रशिया भी एक सुपर पावर है, सब कुछ है, लेकिन जहां तक ड्रोन्स की बात है, यूक्रेन 4 कदम आगे निकल गया है रशिया से। फाइनली युद्ध में क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन एआई की मदद से और फाइबर ऑप्टिक केबल से चलने वाले ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन ने काफी ज्यादा सफलता प्राप्त की है। सफलता मतलब कम से कम अपने आप को खत्म होने से बचा लिया है। तो भविष्य क्या है भैया? अभी तो नहीं लग रहा कि कोई क्विक पीस सेटलमेंट आएगा। जब तक दोनों अपनी अपनी लॉस्ट टेरिटरी, जी हां, रशिया ने भी कुछ टेरिटरी लूज की है, के लिए एग्री हो जाते हैं, तो क्या एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट होगा? किसी को नहीं पता। यूक्रेन यूरोप के करीब जा ही चुका है और रशिया उसे रोक नहीं सकता। रशिया के ऊपर तमाम तरह के सैंक्शंस लगे हैं, जिस वजह से उसने ईरान की लगातार मदद की है और चाइना ने रशिया की लगातार मदद की है। तो यूक्रेन युद्ध का एक फॉलोआउट यह हुआ है कि रशिया, चाइना, ईरान एक्सिस बहुत ज्यादा सॉलिड हो चुकी है और उसको कोई नकार नहीं सकता। नियर टर्म में मिलिट्री प्रेशर और पीरियोडिक डिप्लोमेसी चलती रहेगी, न तो यूक्रेन और न तो रूस अपनी विजय घोषित कर पाएंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कभी कर लें, और हमारे वीडियोस को आपकी मोहब्बत की बहुत जरूरत है भैया, देते चलें, नोटिफिकेशन वगैरह ऑन रखें। इसी के साथ आज का हमारा रशिया यूक्रेन गेम फ्रॉम अ हिस्टोरिकल एंगल कंप्लीट होता है। अगले 4 हम आपको इसी हफ्ते में बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।